गुड मॉर्निंग। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास में। ये जो हमारा ऑनलाइन क्लास है ये बेहतर है, इसको आप बाद में भी देख सकते हैं। मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था भगवत गीता से रिलेटेड, देखा नेटवर्क का ही प्रॉब्लम है, हो ही नहीं पाया। वो लोग भी परेशान थे, बारिश का मौसम था। ये तो है आप जब भी चाहे इसकी तैयारी कर सकते हैं। चलिए तो हर दिन की तरह हमारी शुरुआत होगी आज वर्ड्स ऑफ द डे से। आज का पहला वर्ड है हमारा एस्केलेटर। ठीक है, एस्केलेटर। एस्केलेटर इसको पढ़ेंगे। एस्केलेटर मतलब होता है स्वचालित सीढ़ी। ये आपने ज़रूर देखा होगा। ये आपको खास करके अपने मुजफ्फरपुर शहर में भी जो है रेलवे स्टेशन पे, बड़े बड़े जितने भी शहर है, वैसे छोटे शहरों में भी कह लीजिए, वो आजकल ये लग गए हैं। या फिर बिग बाज़ार वगैरह में भी रहते हैं, जो अपने से सीढ़ी पे हम बस एक वो रखते हैं और ऊपर चले जाते हैं, तो वो हो गया। ठीक है। दूसरा भी अभी सीढ़ी है, उसको कहते हैं लैडर। लैडर मीन्स भी सीढ़ी, है ना। नाउन के रूप में सीढ़ी, वर्ब के रूप में सीढ़ी से चढ़ना। सीढ़ी समझ गए ना, है ना। वही उसको जीना भी कहते हैं वो दिल्ली वगैरह की भाषा में। तो वो सीढ़ी जो सांप सीढ़ी, आपने स्नेक एंड लैडर खेला है ना, जो बांस वगैरह का बनाया रहता है, वो सीढ़ी का लैडर होता है। जबकि फिर से आगे आपको सीढ़ी की अंग्रेजी। और ये स्टेयर, स्टेयर जो होता है वो सीढ़ी, जीना, सोपान, ये वो वाला जो हमारे घरों में पक्के मकानों में होते हैं, जो फिक्स्ड वाले होते हैं। ठीक है। तो तीन प्रकार के सीढ़ी हो गए आपके। एक वो अपने से चलने वाली जो कि लोहे वगैरह की होती है, मेटल की होती है। दूसरी हो गई जो लकड़ी की होती है। और तीसरी जो मकान में फिक्स रहता है। तो ये तीनों प्रकार का हम जान गए। इसके अलावा हमारा जो है वो आपको अब आ जाइए, इसी से रिलेटेड कुछ वर्ड हैं कि स्टेयर केस। स्टेयर केस मतलब सीढ़ी की पैरी, जो स्टेयर पे चढ़ते हैं, जिस पे पाँव रखते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये दो वर्ड है जो आपको अक्सर आपको चैप्टर्स में सुनाई देंगे, आपको देखने को मिलेंगे। अप स्टेयर्स, गो अप स्टेयर्स, डाउन गो डाउन स्टेयर्स, है ना। अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। अप स्टेयर्स यदि नाउन के रूप में है तो ऊपर का मंजिल, है ना, ऊपर की मंजिल या कोठा कहेंगे। लेकिन मेन यूज वहाँ पर गो अप स्टेयर्स का मतलब हो गया एडवर्ब के रूप में, वो हो गया ऊपर को कोठा की ओर जाना। यानी गो अप स्टेयर्स मतलब जिस फ्लोर पे हो आप, ग्राउंड फ्लोर पे हो तो फर्स्ट फ्लोर पे गया, फर्स्ट फ्लोर पे है तो सेकंड फ्लोर पे गया। इसी प्रकार डाउन स्टेयर है तो खैर पर ये ग्राउंड फ्लोर पे तो नहीं हो सकता। जैसे फर्स्ट फ्लोर पे है तो ग्राउंड फ्लोर पे गया, सेकंड फ्लोर पे है तो फर्स्ट फ्लोर पे गया। ठीक है। तो वही डाउन स्टेयर्स हो गया, निचली मंजिल पर, है ना। और नीचे की ओर वही जो मैं अभी बता रहा था, आप स्टेयर्स का ये जस्ट अपोजिट हो गया। चलिए तो आज हमारा है ऑब्जेक्ट फिर से छांटना है। इसमें याद होगा आपको, मैंने वो कल भी बताया था, होमवर्क में आपने इसको बना के रखा होगा, है ना। ऑब्जेक्ट छांटने के लिए क्या करना होता है आप सबको पता है ना। क्वेश्चन पहले पढ़ ले। पिक आउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेज। करना क्या होता है आप सबको पता है। हमें प्रिंसिपल वर्ब को पहचानना पड़ता है, यानी फाइनाइट वर्ब को पहचानना पड़ता है। उससे व्हाट या हुम से क्वेश्चन करना पड़ता है। यदि जो उससे आंसर मिल जाता है वही ऑब्जेक्ट होता है। किसी किसी में केवल व्हाट से आंसर मिलेगा, किसी किसी में हुम से मिलेगा, और किसी किसी में दोनों से मिलेगा। तो दो दो ऑब्जेक्ट होंगे। जब कोई आंसर नहीं मिलेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है। और जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, और जिसका होता है उसका वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो पहला जो रीड्स है, रीड्स में यदि पूछेंगे व्हाट या हुम से तो कोई आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो ऑब्जेक्ट। ठीक है। आज का जो ये पहला क्वेश्चन है इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आपको लिख देना है नो ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि दे दिया कि फाइंड आउट करो तो आप ज़बरदस्ती फाइंड आउट करेंगे। दूसरा है द चिल्ड्रेन आर फ्लाइंग। फ्लाइंग ये आपको वर्ब है। क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट तो काइट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आपका आंसर हो गया काइट। फिर है रीड्स, है ना। रीड्स क्या है ना, वह पढ़ता है। क्या पढ़ता है, व्हाट से क्वेश्चन किया तो आंसर आया इंग्लिश एंड हिंदी। तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश एंड हिंदी पूरा। दे प्ले क्या खेलते हैं, व्हाट तो क्रिकेट। ठीक है। इन द फील्ड नहीं होगा, केवल क्या खेलते हैं तो क्रिकेट। क्या या व्हाट या हुम से ही क्वेश्चन करना, तो उससे जो आंसर मिलेगा वही होगा। फिर है द बॉय कट कर लिया प्रिंसिपल है। क्या कट कर लिया तो हिज हैंड। अब विथ ए नाइफ नहीं होगा, क्या काटा तो हिज हैंड काटा, और उसके साथ आपको पता है कि डिटर्मिनेंट्स रहे तो वो होगा, तो आंसर होगा हिज हैंड। ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे और अगला है कि आई डोंट लाइक व्हाट तो नहीं पता, हुम किसे तो दैट नोटी बॉय, उस नटखट लड़के को, तो इसलिए दैट नोटी बॉय आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई लव व्हाट नहीं पता, हुम किसे तो द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के विद्यार्थियों को लव करता हूँ। किसे, किन्हें, किसको, हुम का आंसर आया, तो ये पूरा का पूरा आंसर होगा द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। ब्रिंग, यहाँ यह इंपरेटिव सेंटेंस है, आपने पढ़ लिया होगा, मैंने पढ़ा दिया है। ब्रिंग व्हाट क्या लाओ तो अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये पूरा अ ग्लास ऑफ वाटर आंसर होगा। फिर है 9 नंबर में दे आर कटिंग द ओल्ड ट्रीज।
ठीक है। तो कटिंग, कटिंग व्हाट, तो द ओल्ड ट्रीज, तो ये द ओल्ड ट्रीज आंसर है, आपका ऑब्जेक्ट है। फिर दे मेक, मेक व्हाट, तो दीज टाइप्स ऑफ फर्नीचर, इस प्रकार के फर्नीचर, इसलिए ऑब्जेक्ट के रूप में आंसर हो जाएगा दीज टाइप्स ऑफ फर्नीचर। ध्यान देंगे अगले दिन आपका रहेगा क्या, आप नेक्स्ट में दिया हुआ मैंने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब छाटना। तो जैसे आज हमने ऑब्जेक्ट छाटा, वैसे ऑब्जेक्ट उस दिन लिखना नहीं रहेगा, मन में पूछ लेना। यदि उस वर्ब के साथ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है फ्लाइंग के का आंसर मिला हमें काइट्स, तो ये लिखना नहीं रहेगा उस दिन, बस ये लिख देना रहेगा कि फ्लाइंग जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आया, नहीं आया रहेगा तो फिर वो जो है सो इंट्रांजिटिव हो जाएगा। चलिए, हमारा आज का थर्ड टास्क है। हमने पढ़ा था कि बेस्ड ऑन फॉर्म जो है वो दो प्रकार के होते हैं प्रिंसिपल वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आज हमें वही पढ़ना है, इसके काइंड्स को पढ़ना है, काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ना है। चलिए, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर ऑफ 3 काइंड्स, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इन्फिनिटिव्स, ठीक है, दूसरा होता है जेरंड्स और तीसरा होता है पार्टिसिपल्स, ठीक है। तो एक एक करके जानते हैं। अभी हम लोग आज इन्फिनिटिव को जानेंगे। तो इन्फिनिटिव के बारे में यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है कि एन इन्फिनिटिव है ना इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब दैट एक्सप्रेसेज एन एक्शन, जो एक एक्शन को दर्शाता है। तो ये तो प्रिंसिपल वर्ब है तो एक्शन दिखाएगा ही। इट इज़ जेनरली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीसीडेड बाय द प्रीपोजिशन टू, जनरली इसके पहले जो है प्रीपोजिशन टू होता है। यानी हिंदी में अर्थात करके, अर्थात इन्फिनिटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो किसी कार्य को दर्शाता है, वो तो एक्टिंग वर्ड होगा ही, इसके पहले प्रायः प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। एक अभी दूसरा प्रकार भी होता है और वो है कि समटाइम्स इट इज़ यूज्ड विदाउट टू, कभी कभी ये बिना टू के भी यूज़ होता है, और तब जो है वो इसे कहा जाता है क्या, तो बेयर इन्फिनिटिव्स। कब होता है वो आगे भी देखते हैं। अर्थात कभी कभी बिना टू के भी इस वर्ब का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब का होता है, इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, तब इसे जो है बेयर इन्फिनिटिव्स कहा जाता है। चलिए, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, आई लव टू प्ले क्रिकेट, है ना। यहाँ पर आपने क्या गौर किया, यहाँ पर जो है वह टू प्ले जो आया, टू लगा करके आया, यही आपका इन्फिनिटिव हो गया। लेकिन सेकंड में ज़रा देखिए, शी मेड मी लाफ, यहाँ पर भी लाफ जो है वो इन्फिनिटिव है, लेकिन ये बेयर इन्फिनिटिव है। कैसे जानेंगे, तो इसके बारे में नोट्स है, इसको ज़रा सा ध्यान देख लीजिए। सबसे पहले तो, हालांकि ये नोट्स आपको नेक्स्ट डे रहेगा, फर्स्ट नोट पहले पढ़ लेते हैं। इन्फिनिटिव्स का यूज मेनली कहाँ होता है ये जान लीजिए, 2 स्थिति में होता है, ठीक है। पहला तब जब पहले से एक फाइनाइट यानी कि प्रिंसिपल वर्ब का यूज़ हो गया है और उसके तुरंत बाद कोई दूसरा प्रिंसिपल वर्ब का उसी टेंस में लगना हो, है ना, तब होता है। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं। जब इस या फिर जब दूसरा तब जब इस वर्ब का मीनिंग क्रिया प्लस के लिए, यानी खाने के लिए, जीने के लिए, खेलने के लिए के रूप में प्रयोग करना। देखिए अब इसको समझिए, कहने का मतलब कि जैसे आपने यहीं पर एग्जाम्पल जो हमारा है उसको हम देखते हैं, ठीक है। आई लव, तो लव भी है, मैं पसंद करता हूँ। लव मीन जानते होंगे आप सब लोग, प्रेम करना, नहीं जी, कि हाँ वो बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है। आई लव टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है ना। तो ना या के लिए के सेंस में होता है। देखिए यहाँ पर बहुत पसंद करना और खेलना, ये दोनों एक साथ आ गया था एक ही टेंस में। तो ये तो हमने प्रिंसिपल वर्ब में दे दिया, तो दूसरे में हमने टू लगा के किया, तो इसलिए इन्फिनिटिव का ये यूज है। दूसरा ये जो है कि इसमें लाफ जो है, तो ये अगले दिन मैं नोट नंबर 2, आज नोट 1 हुआ है, मैं तो एक बोर्ड ही रोज़ पढ़ाता हूँ, तो उसमें नोट में मैं लिखवा दूंगा क्या, कि जब ऐसा करके मेड वाला रहे, हर्ड रहे, कुछ इस प्रकार के कुछ ऐसे क्लू वर्ड्स है, वो वाले जब भी रहेंगे ना, तो उसके बाद फिर वो बिना टू का ये यूज़ होता है, तो उसको बेयर इन्फिनिटिव हम लोग कहते हैं। तो हमारा आज के लिए जनरल सिलेबस इतना ही था। हाँ, दूसरी एक ज़रूरी बात कि आज जो है आप यहाँ पर जब कल होमवर्क गया होगा तो आप लोगों ने, हालांकि आप लोगों को थोड़ा लगा होगा CBSE 12 वाले को कि अभी तो सर क्वेश्चन आंसर करा रहे थे, बिल्कुल सही, क्वेश्चन आंसर ही हम लोग रिवीजन के लिए ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन क्या हुआ कि इस बार बाय मिस्टेक मैंने जो CBSE के 9, 10, 11 और 12 ये चारों क्लास के जो सिलेबस है वो मुझे CBSE ने तो जारी कर दिया पिछले महीने ही, अप्रैल, मतलब 1-1.5 महीना हो गया, बट मैं भूल गया था उसको डालना। तो ज़रूरी है पहले उसको डाल दूँ, क्योंकि आप सब के लिए भी मैं बता रहा हूँ, आप सब लोगों के क्लास का भी डालूंगा, उसमें मैं लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से जाके देखिए। सिलेबस सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सभी लोगों को। एक चीज़ और ध्यान रखें कि केवल इंग्लिश ही नहीं, आप बाकी सब्जेक्ट्स का भी पहले सिलेबस देख लें। लिंक उस वीडियो में रहेगा, 12 का जिस दिन होगा मैं आपको शेयर कर दूंगा। वैसे आप PK बंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर इसका नोट अपलोड होगा,
क्योंकि वही मेन है। तो उसमें आप जा कर के देख लें, वहाँ से लिंक से आप अदर सब्जेक्ट से भी देखिए क्या होता है कि फिर हम उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। बाकी क्या है, सीधा पढ़ लिए उससे नहीं होगा कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स से आएंगे, उस प्रकार से हमको तैयारी करनी है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया और आपको क्या कर दिया है कि आप लोगों के लिए ये जो है वो मैंने पोएट्री सेक्शन का एक पोएम सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, माई मदर एट 66, जो कि कमला दास के द्वारा है। लिंक ऊपर आई बटन में है, वहाँ से आप देख लेंगे। वैसे मैं ग्रुप में भी भेज दूँगा, है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है पोम है, तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे। तो वहाँ है ही, इसलिए मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं फिर से कहूँगा कि ऑफलाइन जब होगा तभी मैं दोबारा इन सबको मैं डायरेक्टली पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसके लिए आप निश्चिंत रहे, ऐसा नहीं समझना है कि चलिए सर ने तो अपना ये काम कर दिया। नहीं नहीं, यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स भी मैंने दे दिए हैं, जो कुछ टफ वर्ड्स थे। ये इस पोएम को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं जो मैं बाद में ही पूछूंगा। इससे रामायण से रिलेटेड भी इस पोएम में मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ फिर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बताएंगे। मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो।